मिस्टर मिसेस बीस्ट किस्त नंबर 23। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता नीलगो रोशनी में तहलील हो रही थी। शहर अभी नींद में डूबा हुआ था, मगर फिजा में एक मुकद्दस गूंज फैल चुकी थी। चार जानिब फजर की अजान की आवाज़ गूंज रही थी, कभी करीब से कभी दूर से, जैसे रोशनी के साथ साथ ये आवाज़ भी आसमान से ज़मीन तक फैल रही हो। हवा में हल्की सी ठंडक थी। गलियां सुनसान थी, मगर खिड़कियों के पीछे चिराग टिमटिमाने लगे थे। कुछ घरों के दरवाजे आहिस्ता से खुले। कहीं वजू के लिए पानी बहने की आवाज़ आई। कहीं किसी ने नींद भरी आंखों से घड़ी की तरफ देखा और लहाफ को मजीद अपने गिर लपेट लिया। मस्जिदों के मीनारों से आती हुई अजान की आवाज़ जैसे सोते हुए शहर को थपथपा रही थी। नींद और बेदारी के दरमियान झूलते वजूदों को जगा रही थी। उफक पर रोशनी की हल्की सी लकीर नमूदार हो चुकी थी। परिंदे पर फड़फड़ाने लगे थे और रात का सन्नाटा सुबह की खामोशी में बदल रहा था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। मरियम ने सलाम फेरा और दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह, अगर मेरा दिल पत्थर हो चुका है तो इसे मोम कर दे, और अगर ये पहले ही टूट चुका है तो इसे जोड़ दे। या रब, मेरे दर्द को मेरी कमज़ोरी ना बना बल्कि मेरी ताकत बना दे। अगर मेरी आजमाइश लिखी जा चुकी है तो मुझे सब्र की वो हद अता कर जहाँ शिकवा ना रहे, और अगर मेरा सुकून किसी के हाथ में है तो इसे मेरे हक में बेहतर कर दे। वो पलकें झपकने लगी, मगर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और अगर मेरी किस्मत में यही अंधेरे लिखे हैं तो मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इनमें खुद को ना खो बैठूं। आमीन। उसने अपने आंसुओं से तर चेहरे पर हाथ फेरा और जायनमाज उठाते खड़ी हो गई और इर्द गिर्द बरान की खुशबू को महसूस किया। आज 2 हफ्ते हो चुके थे कि मरियम को हर सुबह यूं एहसास होता जैसे रात कोई उसके बालों में देर तक उंगलियां चलाता रहा हो। अब तो उसे अपने वहम पर भी वहम होने लगा था। अगर वो बरान था तो वो मानता क्यों नहीं था, और अगर वहम था तो वहम क्यों नहीं लगता था। और वो खुशबू जो उसे महसूस होती थी, जो हमेशा बरान के पास से आती थी, क्या था वो सब। एक और रात सवालत की नज़र हुई। वक्त की बेरहमी ऐसी है जैसे तपते सहरा में बिखरती रेत किसी के हाथ में नहीं ठहरती, किसी के इख्तियार में नहीं आती। ये इंसान को उम्मीदों के आसमान पर ले जाकर ये एकदम ज़मीन पर दे मारता है। ये धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। रिश्तों के रंग मधम कर देता है, मोहब्बतों को मानित कर देता है और यादों को जख्मों में बदल देता है। सब कुछ फना हो जाता है, मगर वक्त अपनी रफ्तार से कभी नहीं रुकता। सब कुछ पोसीदा कर देता है, मगर खुद कभी पुराना नहीं होता। ये जीता है, मगर हर चीज़ को मार कर। कुछ दिन बाद फार्म हाउस की खुली फिजा में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लॉन में सब्ज घास सूरज की रोशनी में चमक रही थी और दरख्तों पर बैठे परिंदे मधम चहचहा रहे थे। आसमान पर बादलों की हल्की ओट थी, जैसे वो सूरज की तेज रोशनी को नरम करने की कोशिश कर रहे हो। फार्म हाउस का माहौल पुरसकून था, मगर अंदर एक तूफान उठने वाला था। कमरे के अंदर मध्यम सी रोशनी थी। खिड़कियों पर भूरे रंग के पर्दे आधे खुले थे, जिनसे नरम धूप अंदर आ रही थी। हवा की हल्की सरसराहट पर्दों को जुम्बिश दे रही थी, जैसे कोई खामोशी से दरवाजे पर दस्तक दे रहा। दानीन बेड पर बैठी थी। उसका चेहरा सपाट था, मगर आंखों में किसी गहरी सोच की परछाइयां लर्ज रही थी। वो बेख्याली में अपनी उंगलियां आपस में उलझा रही थी, जैसे कोई बेआवाज कशमकश उसके अंदर चल रही हो। तभी दरवाज़ा हल्का सा खुला और हातिम अंदर दाखिल हुआ। हातिम के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। हम वापस कब जाएंगे? दानीन ने आहिस्ता से पूछा, जैसे इस सवाल के जवाब में कोई उम्मीद छुपी हो। हातिम ने सांस भरी और नरमी से जवाब दिया, बस 1-2 दिन में। दानीन ने खामोशी से सर झुका लिया, जैसे वो मजीद कोई बहस न करना चाहती हो। हातिम ने उसकी खामोशी नोट की। वो उसके करीब आया और बेड के किनारे बैठते हुए पूछा, क्या बात है? दानीन ने सर उठाया। आंखों में हल्की सी उदासी थी। ज़ैनब शायद मुझसे नाराज़ हो गई है। हातिम ने अब्रू उठाए। क्यों? मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। मैंने उसकी मम्मा को भी फ़ोन किया, क्या उनका नंबर भी बन जा रहा है? फिर मैंने एक क्लास फेलो से पूछा तो पता चला कि वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही। पता नहीं क्या हुआ है उसे। हातिम ने नरमी से उसके बालों में हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब हम वापस जाएंगे तो तुम खुद जाकर उससे मिल लेना। तानी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे उसका दिल कुछ हल्का हो गया हो। चलो तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हातिम ने यह कहकर अपनी घड़ी, वॉलेट और मोबाइल जेब से निकालकर साइड टेबल पर रखा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दानी ने इस बात में सर हिलाया, मगर उसके दिमाग में अब भी ज़ैनब के मुतल्लिक सवालात गर्दिश कर रहे थे। पता नहीं उस दिन तो वो खुद कलामी में गुम थी कि अचानक हातिम के मोबाइल की घंटी बजी। दानी ने चौंक कर मोबाइल की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए उसने नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर डाली, मगर वहाँ खामोशी थी।
फ़ोन बजकर बंद हो गया, मगर कुछ लम्हों बाद दोबारा बजने लगा। दानिन ने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर डॉक्टर उमेरा का नाम जगमगा रहा था। उसके माथे पर बल पड़े। कुछ लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से कॉल रिसीव की और मोबाइल कान से लगाया। हातिम, कैसे हो? क्या बना डोनर का? देखो, मेरे जानने वाले का दोस्त है, इंशाल्लाह वो ट्रांसप्लांट के लिए मान जाएगा। मुझे जल्दी बता देना ताकि मज़ीद डिटेल्स फाइनल कर सकें। दानिन के हाथ लर्जने लगे। ट्रांसप्लांट? हातिम का ये सब क्या है? डॉक्टर उमेरा। मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब सुनने से पहले ही दानी ने फ़ोन बंद कर दिया। उसकी आंखों के आगे चक्कर से आने लगे। हातिम के सर में दर्द, नाक से खून बहना, हर वक्त थका थका रहना, और अब ये ट्रांसप्लांट की बात। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। कुछ ही लम्हों बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और हातिम बाहर निकला। उसने सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई थी जो अभी भी हल्की गिली थी। बाल नीम गीले थे, कुछ लटें माथे पर बिखरी हुई थी। हाथ में टॉवल था और चेहरे पर नरमी सी थी, जैसे नहाने के बाद ताजगी महसूस कर रहा हो। मगर जैसे ही उसकी नज़रें दानीन पर पड़ी, वो ठिठक गया। दानीन के चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, आंखें सुर्ख हो चुकी थी। हाथ में उसका मोबाइल था और चेहरा सपाट मगर दुख से भरा हुआ था। हातिम की छठी इसने फौरन खतरा महसूस किया। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और उलझन भरे अंदाज में पूछा, क्या हुआ दानीन? मगर जवाब देने के बजाय दानीन ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। हातिम की आंखें हैरत से फैल गई। दानीन, वो साकित रह गया। दानीन ने गुस्से और तकलीफ से उसका गिरेबान पकड़ लिया और झुंझोड़ते हुए चीखी, क्या छुपा रहे हो? बताते क्यों नहीं कि क्या हुआ है आपको? ये डॉक्टर उमेरा किसके ट्रांसप्लांट की बात कर रही थी? बोलो हातिम, बोलो। हातिम ने उसके हाथ झटक दिए, मगर उसकी आंखों में देखकर गहरी सांस ली। फिर आहिस्ता मगर ठहरे हुए लहजे में कहा, जानना चाहती हो ना? तो सुनो, मुझे ब्लड कैंसर है। सुना तुमने? ब्लड कैंसर है मुझे। दानीन, सुन लिया? मिल गया सुकून। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई थी। दानीन के दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल में जहरीला चाकू घूम दिया। आंखें फैली, चेहरा जर्द पड़ा, सांसें बेतरतीब हो गई। हातिम ने अपने आंसू रगड़े और गुस्से में दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया, जबकि दानीन वहीं खड़ी रह गई, सिसकती, नढाल और बेयकीन। काराबे मैंशन की फिजा आज एक अजीब सी बेचैनी में घिरी हुई थी। हवा मामूल से ज्यादा तेज थी, जो गलियों के सुनसान कोनों में सरगोशियां करती महसूस हो रही थी। आसमान पर बादल नहीं थे, मगर सूरज की रोशनी में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो जमीन को झुलसाने पर तुला हो। दरख्तों की शाखें बेतरतीब हिल रही थी और खुश्क पत्तों का एक झुरमुट गली के मोड़ पर एक लम्हे के लिए ठहरता, फिर किसी अनदेखे हाथ की जुम्बिश से बिखर जाता। मकानात की पुरानी खिड़कियां हल्की हल्की चरचरा रही थी, जैसे कोई उन्हें आहिस्ता आहिस्ता धकेल रहा हो। किसी को ठीक से मालूम नहीं था कि ये बेचैनी कहाँ से आ रही थी, हवा की सरसराहट से, ज़मीन की हद्दत से, या शायद काराबे के माजी की किसी भोली बसरी सरगोशी से जो आज फिर जाग उठी थी। लाउंज में गहरी खामोशी थी। दाद जी इस ध्यान के साथ महवे गुफ्तगू थे, जबकि महमद काराबे और कुदरत काराबे उनको सुनने में मसरूफ थे। खवातीन किचन में खड़ी नाश्ते का इंतज़ाम कर रही थी। मुराद कमरे में तैयार हो रहा था, जबकि महापारा उसकी मदद कर रही थी। बहरान भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था जब उसके मोबाइल पर रिंग हुई। मोबाइल सामने किया तो मधुमक्खी नाम जगमगा रहा था। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने फ़ोन रिसीव करते कान के साथ लगाया। अस्सलाम वालेकुम। मधुमक्खी, इतनी सुबह? खैरियत? बहरान बोला। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ जी, खैरियत है। मैंने ये पूछना था कि तुम घर पर ही हो? मैं बस पहुंचने वाली हूँ, मरियम जवाब देते हुए बोली। हाँ, अभी घर पर ही हूँ, तुम आ जाओ, बहरान बोला, और फिर कुछ वक्फे के बाद फिर बोला, सब ठीक है ना? वो फिर बोला, हाँ हाँ सब ठीक है, एक प्रोजेक्ट के हवाले से बात करनी है। मरियम नरमी से गोया हुई तो बहरान ने सरस बात में हिलाया। चलो फिर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। और अगर मैं ना आई तो? मरियम मुस्कुराते हुए बोली। तो जब तक तुम नहीं आओगी तब तक मैं इंतज़ार करूंगा, बहरान भी मुस्कुराते हुए बोला। तो मरियम की मुस्कुराहट की जगह अब हैरत ने ली थी। फ़ोन बंद हो चुका था और वो कुछ ही देर में काराबे मैंशन के सामने खड़ी थी। पोस्ट में गाड़ी खड़ी करते वो अंदर दाखिल हुई। लाउंज में पहुंचते ही उसने सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी शेरनी? दाद जी ने खुश इखलाकी से सवाल किया। मैं ठीक हूँ दाद जी, मरियम ने नरमी से उन्हें जवाब दिया। उसकी नज़र ज़ियान पर गई जो उसे ही देखने में मसरूफ़ था। इतने में रुबाब बेगम वहाँ आई और मरियम को देखते खुशी से उसे गले से लगाया। कैसी है मेरी प्यारी बेटी? उन्होंने मोहब्बत से कहा तो मरियम ने मुस्कुराते सरस बात में लाया। आप बैठो ना। उन्होंने उससे सोफे की जानिब इशारा किया। नहीं, मैं दरअसल बहरान से मिलने आई थी, एक प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ डिस्कस करना था। मरियम नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। अच्छा अच्छा, कहाँ है वो? मरियम ने सवाल किया। बेटा ऊपर अपने कमरे में होगा। उन्होंने ऊपर की जानिब इशारा किया।
तो मरियम उनसे माजरत करते ऊपर की जानिब बढ़ी। बरहान ने टाई उठाई तो कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाओ मधुमक्खी, बरहान ने मुस्कुराते हुए कहा तो मरियम भी मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई। क्या बात है तुम्हारी, तो कैसे पता चल जाता है तुम्हें मेरी मौजूदगी का? मरियम हैरत से बोली। जैसे तुम्हें पता चल जाता है। बरहान ये बोलते उसे बहुत कुछ बावर करा गया था। मरियम कुछ देर तक उसकी आंखों में देखती रही। फिर बरहान ने उसकी आंखों के सामने टाई लहराई। चलो अब एक अच्छी बीवी का काम सर अंजाम दो। ये लो टाई बांधो, बरहान उसे टाई पकड़ाते हुए बोला। तो मरियम ने बुरा सा मुंह बनाया। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मुझे टाई बांधनी नहीं आती, मरियम होठ मरोड़ते हुए बोली। कि बरहान को हैरत का झटका लगा। वेरी बैड मधुमक्खी, एक टाई बांधनी नहीं आती तुम्हें, क्या होगा मेरा शादी के बाद? बरहान आह भरते हुए बोला। खुद बांध लो ना, हाथ टूटे हैं क्या? मरियम अपनी खालिस टोन में बोली। कि बरहान हंस दिया। मुझे एक प्रोजेक्ट की ऑफर हुई है, पार्टनरशिप करोगे मेरे साथ? मरियम ने हाथ आगे करते पूछा तो बरहान ने उसका हाथ थामते जवाब दिया। डन हो गया। तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। चलो फिर मैं चलती हूँ, दोपहर को ऑफिस आ जाना, मिलकर डिस्कस कर लेंगे। मरियम अपने कदम मोड़ते हुए बोली। ठीक है, मैं आ जाऊँगा, बरहान टाई बांधते हुए बोला। मैं इंतज़ार करूंगी, वो कहते कमरे से बाहर निकल गई। जबकि बरहान पीछे मुस्कुरा कर रह गया। मरियम कमरे से बाहर निकली तो सामने ही मापारा खड़ी मुलाजमा को कोई काम कह रही थी। मरियम मुस्कुराते हुए उसके पास गई और उससे के गले से लगी। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ मरियम, तुम कैसी हो? महापारा खुश इखलाकी से बोली। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र, मरियम ने जवाब दिया। अभी वो कुछ कहती कि मरियम का फ़ोन रिंग हुआ। उसने मोबाइल सामने किया तो स्क्रीन पर नाम देखते वो माजरत करते साइड पर हुई और फ़ोन कान से लगाया। महापारा पहले नीचे नाश्ते के लिए जाने लगी, मगर फिर ये सोचकर रुक गई कि मरियम को भी साथ नाश्ते के लिए ले जाए। वो मरियम की जानिब बढ़ी जो फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ थी। नहीं, तुमने उस गाड़ी का पीछा करना है, जब मैं कहूँगी तब एक्शन में आना। महापारा उसकी बात सुनते कंधे झुका गई। मरियम ने किसी की मौजूदगी महसूस की तो थोड़ा सा पीछे देखा, फिर महापारा को मुस्कुरा कर देखा जो उसके इंतजार में खड़ी थी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मरियम फ़ोन रखते महापारा की तरफ मुड़ी। चलो नाश्ता करते हैं, महापारा बोली। नहीं नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी है, फिर कभी सही, मरियम मुस्कुराते हुए बोली और उससे मिलते मेंशन से बाहर निकल गई। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, शायद मुराद के परफ्यूम की या शायद महापारा की मौजूदगी की। मुराद आईने के सामने खड़ा अपनी टाई दुरुस्त कर रहा था, मगर उसकी नज़र बार बार घड़ी पर जा रही थी। वक्त कम था और काम ज़्यादा। दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और फिर महापारा अंदर दाखिल हुई। वो नीले रंग के सूट में थी, दुपट्टे को हल्के से संभालती हुई। उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी थी, मगर आंखों में वही शोखी जो मुराद को अक्सर बेचैन कर देती थी। सब नीचे नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक तैयार हो रहे हो? महापारा ने बाजू बांधकर मसनूई गुस्से से कहा। मुराद ने आईने में ही उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। देख रहा हूँ कि सुबह सुबह कौन मुझे याद कर रहा है। महापारा ने आंखें घुमाकर कहा। नाश्ता करने आ रहे हो या नहीं? मुराद ने टाई का आखिरी सिरा खींचकर सीधा किया और संजीदगी से कहा। महापारा, मुझे देर हो रही है, वहीं जाकर कर लूंगा नाश्ता। महापारा के चेहरे पर खफकी की लहर दौड़ गई। ये रोज का बहाना अब नहीं चलेगा। सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुराद ने एक कदम आगे बढ़ाकर उसकी थोड़ी को आहिस्ता से ऊपर किया। सब इंतजार कर रहे हैं या तुम? महापारा का चेहरा पल भर में लाल हो गया। उसने जल्दी से रुख मोड़ लिया। मुझे क्या जरूरत है इंतजार करने की? मम्मा ने भेजा था बुलाने। अच्छा, रात को तो कोई कह रहा था कि मेरे बगैर तुमसे खाना नहीं खाया जाता। मुराद ने खुद से बात करी। महापारा ने हैरत से उसे देखा। मैंने कब कहा था? मुराद ने हंसते हुए कहा। जब तुम नींद में बातें कर रही थी मैंने सुना था। महापारा ने शर्म से दुपट्टे का कोना मरोड़ते हुए कहा। तुम्हारी आदतें दिन ब दिन अजीब होती जा रही है मुराद। मुराद ने एकदम संजीदा होकर उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर धीमे लहजे में कहा। और तुम्हारी मासूमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है महापारा। महापारा ने झिमकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर मुराद ने नरमी से उसकी कलाई पकड़ ली। रात की कुछ बातें अभी बाकी है, लेकिन अब वो शाम को होंगी। महापारा का दिल जोर से धड़का। मुराद का ये अंदाज, उसकी ये बातें, सब कुछ दिल में हलचल मचा रहे थे। अब जाऊं? मुराद ने शरारत से पूछा। महापारा ने बामुश्किल सर हिलाया, मगर दिल नहीं चाह रहा था कि वो जाए। मुराद दरवाजे तक गया, फिर पलटकर एक नज़र उस पर डाली। जल्दी आ जाऊंगा शाम को, फिक्र ना करना। महापारा वहीं खड़ी रह गई। कमरा खामोश था, मगर मुराद की बातें उसके दिल में गूंज रही थी। वाकई वो जल्दी आएगा, उसने खुद से सवाल किया, मगर दिल किसी अनजाने इंतजार में उलझ गया था। मरियम ने गाड़ी स्टार्ट की और कारा बे मेंशन से बाहर निकली। उसका फ़ोन रिंग हुआ। हेलो, मुझे इसी पर शक है, वही हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। मैंने बोला है अपने असिस्टेंट को उसका पीछा करने को। हाँ, खुदा हाफिज। उसने फ़ोन रखा और सामने देखने लग गई।
रास्ता निस्बतन सुनसान था, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और आसमान पर बादल गहरे होते जा रहे थे। वो ऑफिस जाने के मुतल्लिक ही सोच रही थी कि अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए कॉल रिसीव की। हेलो। उसकी आवाज़ मामूल के मुताबिक थी, मगर जवाब में जो कुछ सुना उसने उसका रंग उड़ा दिया। मरियम का सांस चंद लम्हे को रुका, उसके माथे पर शिकने उभर आई। कौन हो तुम, और ये सब क्या कह रहे हो? वो बेचैनी से बोली, मगर दूसरी तरफ से सिर्फ एक तल्ख हंसी सुनाई दी, जैसे कोई उसके रद्द अमल से महजूज हो रहा। मरियम के दिल की धड़कन तेज हो गई, उसकी गिरफ्त स्टीयरिंग पर मजबूत हो गई, मगर उसके अंदर एक अजीब बेचैनी ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ से लाइन कट चुकी थी। हेलो हेलो, वो बार बार बोली, मगर लाइन मुनक़ता हो चुकी थी। उसने फ़ोन को कुछ लम्हे तक घूरा, फिर उसकी आंखों में एक अजीब तासुर उभरा। कुछ ऐसा था जो वो समझने से कासिर थी, मगर अंदर कहीं कोई चीज़ चीख चीख कर उसे खबरदार कर रही थी कि महज एक आम फ़ोन कॉल नहीं थी। अगले लम्हे उसने एक झटके से स्टीयरिंग घुमाया, गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और दाएं जाने मुड़ गई। या अल्लाह, कुछ बुरा ना हो, बस उसके दिल से दुआ निकली थी। सूरज की रोशनी सड़क के किनारे लगे दरख्तों पर छन छन कर पड़ रही थी। मुराद खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके जहन में केस की तफसीलात घूम रही थी। गाड़ी में धीमे सुरों में बजता म्यूजिक माहौल को मजीद पुरसुकून बना रहा था। वो मज़े से धुन को दोहराते गाड़ी चला रहा था जब अचानक बैक व्यू मिरर पर उसकी नज़र पड़ी। दो गाड़ियां वो मुसलसल उसके पीछे आ रही थी, जैसे ताकुब कर रही। मुराद के माथे पर हल्के बल पड़े। इससे पहले कि वो कोई अंदाज़ा लगा पाता, एक गाड़ी के शीशे से किसी ने पिस्तौल बाहर निकाली और सीधा उसकी तरफ फायर कर दिया। लानत हो। मुराद ने गुस्से में कार झटके से गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, मगर सरकारी गाड़ी होने की वजह से वो ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकता था। स्पीड हद से तजावुज़ करती तो इंजन फ्रीज हो जाता। एक ज़ोरदार धक्का, पीछे से आने वाली एक गाड़ी ने उसकी कार को ठोकर मारी। मुराद का सर डैशबोर्ड से टकराया। वो अभी खुद को संभाल ही रहा था कि दूसरी गाड़ी ने भी जोरदार टक्कर मारी। अगले लम्हे एक गोली चलाई गई जो गाड़ी के शीशे में सुराख कर गई। मुराद ने दांत पीसे। वो गाड़ी रिवर्स करते हुए मुखालिफ सिमत में बढ़ा, मगर हमलावरों की गाड़ियां उसका पीछा छोड़ने को तैयार न थी। एक और गोली चलाई गई, मगर ऐन उसी लम्हे एक और गाड़ी बिजली की तेजी से वहां आकर रुकी। उसका दरवाज़ा खुला और बाहर निकलते ही किसी ने मुहारत से फायर किया। ब्लास्ट! एक गाड़ी के टायर फट चुके थे। वो बेकाबू होकर दाएं जानिब उलट गई। मुराद ने हैरत से सामने देखा। वो कोई और नहीं बल्कि मरियम थी। मुराद ने एहतरामन उसे सलूट किया, जिसके जवाब में मरियम ने मुस्कुराते हुए गाड़ी को झटके से घुमाया और दूसरी गाड़ी पर फायर किया, जहां 4 आदमी मौजूद थे। कुछ देर तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। मुराद और मरियम मिलकर उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, मगर एक गोली मरियम की गाड़ी के टायर पर लगी और गाड़ी बेकाबू हो गई। टायर फटकर अलग जा गिरा और गाड़ी खाई की तरफ लड़कने लगी। मरियम! मुराद जोर से चीखा, मगर किस्मत ने अभी साथ दिया था। गाड़ी खाई में गिरने से पहले ही मरियम दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगा चुकी थी, मगर वो खुद को बचाने के लिए महज एक लकड़ी से लटकने पर मजबूर थी। मुराद! नीचे लटकी मरियम की लर्जती हुई आवाज़ सुनकर मुराद घबराकर उसकी तरफ भागा। वो जल्दी से झुककर नीचे देखने लगा, जहां मरियम का चेहरा खौफजदा मगर मजबूत था। घबराओ मत, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा, मुराद ने यकीन दिलाते हुए हाथ बढ़ाया। मरियम ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर हाथ फिसल गया। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, मुराद ने पूरी कुव्वत लगाकर उसका हाथ थामा और खींचने की कोशिश की। चंद लम्हों की जदोजहद के बाद बलाखिर वो मरियम को ऊपर खींचने में कामयाब हो गया। मरियम बेहवासी से जमीन पर गिरी, सांसें बेतरतीब थी। तुम ठीक हो? मुराद ने तेजी से उसका चेहरा देखा, मगर इससे पहले कि मरियम कुछ कहती, गोली की आवाज़। मुराद का जिस्म झटके से पीछे हुआ, एक गोली सीने में। मरियम की आंखें खौफ से फैल गई। मुराद! वो चीखी, मगर एक और गोली चलाई गई और इस बार मुराद के कंधे को चीरते गुजर गई। मुराद लड़खड़ाया और जमीन पर गिरने ही वाला था कि मरियम ने उसे सहारा दिया। पीछे हटो मरियम, मुराद ने बामुश्किल कहा, मगर उसके अल्फाज पूरे होने से पहले ही एक और गोली इस बार मरियम के बाजू में लगी। वो दर्द से कराहते हुए पीछे हटी और एक पत्थर के पीछे पनाह ली। मुराद जख्मों की शिद्दत से नीम बेहोश हो रहा था। एक स्याह लिबास में मलबूस आदमी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता उनके करीब आ रहा था। उसने चेहरे पर काला मास्क पहन रखा था, मगर आंखों में ऐसी सफाकी थी कि मरियम का खून मुंजमद होने लगा। मरियम ने जैसे उस आदमी की सर्द और बेरहम आंखों में झांका, उसके जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। आखिरकार पकड़ में आ ही गई, वो सफाकी से बोला, जैसे वो उसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। मरियम ने मज़ाहमत करने के लिए कदम पीछे हटाया, मगर अगले ही लम्हे उसने झपट कर मरियम के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और झटके से उसे अपने करीब कर लिया। छोड़ो मुझे। मरियम ने हाथ झटकने की कोशिश की, मगर वो आदमी मजबूत था। उस दिन तो तू बच गई थी, अब कैसे बचेगी? वो बनावटी लहजे से बोला, जैसे उसके अल्फाज में जहर घुला। मुराद नीम बेहोशी के आलम में ये सब देख रहा था। उसके हाथों से खून बह रहा था, मगर वो मरियम को बेबस देखकर अपनी तकलीफ भूल चुका था। वो आदमी हंसा, एक यख बस्ता हंसी जो मरियम की रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई।
एक एक करके तुम सब मरोगे। मुराद आज मरेगा और उसका इल्ज़ाम तुम्हारे सर आएगा। फिर कारा मेंशन वाले तुम्हें मारने आएंगे। फिर जंग छिड़ेगी सुल्तानों और कारा बेज में और तुम सब आपस में लड़ झगड़ कर खुद ही ख़त्म हो जाओगे। जो बचा उसे मैं ख़त्म कर दूंगा। और फिर वो रुक कर झुका और मरियम के कान के करीब सरगोशी की। फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरी। मरियम ने गुस्से और नफरत से चेहरा मोड़ लिया। तुम्हारी ये लालच और हसद ही तुम्हें मारेगी, याद रखना, वो बेखौफ लहजे में बोली। आदमी का चेहरा लम्हा भर को गुस्से से सुर्ख हुआ। फिर उसने अचानक मरियम का दुपट्टा खींचते उसको पीछे धक्का दिया। उफ! मरियम का सर टूटे हुए शीशे से जा टकराया। अभी वो अपनी तकलीफ को संभाल ही रही थी कि वो आदमी आगे बढ़ा, अपना बूट उसकी हथेली पर रखकर दबाने लगा। आह! मरियम की चीख निकली, मगर वो आदमी मुस्कुराते हुए और जोर देने लगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने तुम्हारी बहन को मारा था। ये सुनते ही मरियम की आंखों में खून उतर आया। वो तकलीफ के बावजूद चीखी, हरामजादे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मगर उस आदमी ने एक जोरदार लात उसके पेट में मारी, जिससे मरियम का जिस्म झटके से पीछे जा गिरा। मरियम ने बामुश्किल हाथ बढ़ाया, मगर उसकी ताकत खत्म हो रही थी। मरियम भाग जाओ, मुराद ने आखिरी हिम्मत जमा करके कहा। उस आदमी ने मरियम का दुपट्टा नीचे फेंका और उसे अपने पैर से मसल डाला। मुराद ने जब से आंखें मींची। वो आदमी वहां से जा चुका था और उसके साथी भी। मरियम जमीन पर पड़ी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसे फिर अटैक हुआ था। सांस उखड़ने लगी थी, मगर मुराद को बचाने का वक्त बहुत कम था। मरियम ने जल्दी से अपनी हालत को नजरअंदाज करते मुराद को सहारा दिया, बामुश्किल उसे उठाया और जख्मी हाथों से गाड़ी का दरवाजा खोला। मुराद, हिम्मत रखो, हम अभी अस्पताल पहुंचेंगे, बस थोड़ा और, मरियम ने कांपती आवाज में कहा। मुराद नीम होश में था, मगर उसकी नजरें अभी भी मरियम के चेहरे पर थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा मुराद, गाड़ी के टायर चीखे और वो तेजी से अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। कमरे में हल्की सी खामोशी थी। मुराद के जाने के बाद महापारा काफी देर तक उलझन में रही, मगर फिर खुद को मसरूफ रखने के लिए वो किताब खोलकर बैठ गई। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। एक अनजान नंबर था। उसने थोड़ा सा उलझकर फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ सिर्फ लम्हे की खामोशी रही। फिर एक भारी अजनबी आवाज गूंजी। अफसोस, तुम अपने शौहर को खो चुकी हो। महापारा का दिल जोर से धड़का, हाथ एकदम ठंडे पड़ गए। कौन हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? आवाज में एक सफाकी थी। बकवास नहीं, मुस्तकबिल बता रहा हूँ, और तुम्हारे मुस्तकबिल को बर्बाद करने वाली कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी कजन मरियम सुल्तान है। महापारा का दिमाग सुनो गया। ये नाम क्यों लिया तुमने? मरियम को इस सबसे क्या लेना देना? फोन करने वाले ने तंजिया हंसी हंसी। तो तुम्हें अब तक पता नहीं चला? हैरत है। बस इतना बता दूं, अगर तुमने जल्दी ना की तो बहुत देर हो जाएगी। बचा लो अपने शौहर को, अगर कर सकती हो तो। फोन कर चुका था, मगर महापारा के दिमाग में तूफान मच चुका था। मरियम, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अचानक सुबह का मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। मरियम अपने फोन पर किसी से सरगोशियों में बात कर रही थी। महापारा ने बस सरसरी सुना था, लेकिन अब वो अल्फाज साफ सुनाई देने लगे। नहीं, तुमने उस गाड़ी का पीछा करना, जब मैं कहूंगी तब एक्शन में आना। महापारा का सांस रुकने लगा। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? उसने एक लम्हा भी ज़ाया न किया और तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी खतरे की आहट पहले ही महसूस कर चुका हो। क़यामत का सूर फूंका जा चुका था और तबाही मुंतजिर थी। मरियम ने गाड़ी के ब्रेक पूरी ताकत से दबाए। अस्पताल की इमरजेंसी के सामने गाड़ी रुकी तो टायरों की तेज चीख गूंजी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और तेजी से दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला। मुराद के खून में भीगे वजूद को बामुश्किल सहारा दिया। कोई है? मदद करो, डॉक्टर्स को बुलाओ, मरियम ने पूरी कुव्वत से चीख कर कहा। अस्पताल का अमला और कुछ मरीजों के तीमारदार मरियम की आवाज़ पर चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। डॉक्टर्स और नर्सें फौरन स्ट्रेचर लेकर दौड़े। उन्होंने मुराद को स्ट्रेचर पर लिटाया। बचाओ इसे प्लीज, मुराद को कुछ नहीं होना चाहिए, मरियम घबराहट में बोल रही थी। उसके अपने हाथ खून से सने हुए थे। हम पूरी कोशिश करेंगे, आप परेशान ना हो, एक नर्स ने तसल्ली दी और मुराद को तेजी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया गया। मरियम उनके पीछे चंद कदम बढ़ी, मगर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। वो बेयकीनी से दरवाजे को घूरती रही। फिर जैसे उसके वजूद की सारी ताकत खत्म हो गई, वो बेंच पर धप से बैठ गई। वो बुरी तरह कांप रही थी, सांस बेतरतीब हो रही थी, पूरा जिस्म जख्मों और खून से लथपथ था, मगर उसे अपनी परवाह नहीं थी। उसके ज़हन में सिर्फ एक ही बात थी, मुराद को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद एक नर्स उसके पास आई। मैम, आपको भी बहुत चोटें आई, आपके बाजू से मुसलसल खून बह रहा है, बराए करम हमारे साथ आए, आपको फौरी तिबी इमदाद की ज़रूरत है, नर्स ने नरमी से कहा। मरियम ने बेतासुर चेहरे के साथ नफ़ी में सर हिलाया। मैम, अगर आपने इलाज न करवाया तो जख्मों में इन्फेक्शन हो जाएगा, नर्स ने तशवीश जाहिर की। मुझे परवाह नहीं, मुराद को बचा लो बस, मरियम ने सपाट आवाज़ में कहा, मगर उसकी आंखों में बेबसी और बेतहाशा दर्द था और सांस बार बार उखड़ रही थी। नर्स ने कई बार मिन्नत समाजत की, मगर मरियम अपनी जगह से ना हिली। वो हर बार बस यही कहती, मुराद को कुछ नहीं होना चाहिए।
नर्स ने एक लम्हे के लिए उसे बगौर देखा, फिर नरम लहजे में बोली, मैम आप किसी को फ़ोन करना चाहेंगी? मरियम की खाली आंखों में एक लम्हे को रोशनी सी आई। उसने कांपते हाथों से नर्स की तरफ देखा और बामुश्किल बोली, मुझे फ़ोन दो। नर्स ने फ़ौरन उसे फ़ोन ला कर दिया। मरियम के हाथ लर्ज रहते, खून आलूद उंगलियां बामुश्किल नंबर डायल कर पा रही थी। आखिरकार उसने बरहान का नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगा लिया। रिंग जा रही थी। हेलो। दूसरी तरफ बरहान की आवाज़ उभरी। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे, उसके लब कांपने लगे। बरहान। उसकी हिचकी बन गई। बरहान के चेहरे पर फौरन संजीदगी छा गई। वो एक लम्हे में उस आवाज़ को पहचान चुका था। मरियम, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और ये किस नंबर से फ़ोन कर रही हो? उसने फौरन सवाल किया। मरियम ने बामुश्किल अपने आंसुओं पर काबू पाया, मगर आवाज़ मुसलसल लर्ज रही थी। प्लीज़ अस्पताल आ जाओ, मुराद की हालत ठीक नहीं है, प्लीज़। ये सुनते ही बरहान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। सांस रुकने लगा, दिमाग साए साए करने लगा। मैं आ रहा हूँ। वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर फ़ोन बंद करता उठा। जल्दी से अपनी चाबी उठाई और ऑफिस से बाहर निकला। गाड़ी के दरवाजे को झटके से खोला, गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ दौड़ा दी। इधर मरियम वहीं बैठी, हाथ में फ़ोन, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, लब कपकपा रहे थे, मगर उसकी दुआएं सिर्फ एक थी, मुराद को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी अपनी बाजू से काफ़ी खून बह चुका था, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसके दिमाग की दुनिया सिर्फ एक ही शख्स के गिर्द घूम रही थी, मुराद। महापारा के कदम तेजी से जीने उतर रहे थे, सांस फूली हुई थी, दिल जैसे पसलियों से बाहर आ जाने को बेताब था। दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, मुराद खतरे में है। जैसे ही वो लाउंज में पहुंची, दरवाजे की तरफ भागने ही वाली थी कि अचानक रुबाब बेगम ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, कहाँ भाग रही हो? सब खैर तो है? रुबाब बेगम ने परेशानी से पूछा। महापारा का चेहरा खौफ और घबराहट से सफ़ेद पड़ चुका था, अल्फाज लबों पर आकर उलझ रहे थे। आंटी, वो मुराद की जान खतरे में, मुझे जाना है, मुझे मुराद को बचाना है। रुबाब बेगम का दिल धक से रह गया। वो घबराकर महापारा के कंधे थाम कर बोली, क्या कह रही हो बेटा? किसने कहा तुमसे? महापारा की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा जोर से खुला और ज़ियान तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बेचैनी और घबराहट साफ झलक रही थी। चच्ची। ज़ियान की आवाज़ कांप रही थी। मुराद पर जानलेवा हमला हुआ, उसकी हालत बहुत नाजुक है। महापारा की आंखें एकदम फैल गई, जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो सरगोशी के अंदाज में बोली, जैसे खुद को तसल्ली दे रही हो। ये सब झूठ है, ख्वाब है, एक वहम है। मगर ज़ियान का चेहरा हकीकत की गवाही दे रहा था। महापारा का दिमाग झंझना उठा, जिस्म कांपने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुराद, ये आखिरी लफ्ज़ था जो उसके लबों से निकला, और अगले लम्हे उसकी आंखों के आगे सब धुंधला गया। वो झटके से ज़मीन पर गिरी बेहोश हो चुकी थी। रुबाब बेगम ने घबराकर उसे संभालने की कोशिश की। ज़ियान ने फौरन आगे बढ़कर पानी का गिलास उठाया, मगर महापारा बिल्कुल साकित थी, जैसे उसका दिल भी मुराद की खबर के साथ रुक गया। बरहान तेजी से अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम खुद ब खुद ऑपरेशन थिएटर के बाहर की तरफ बढ़ने लगे। जहां मरियम बेंच पर बैठी थी, उसकी आंखें सुर्ख थी, चेहरा जख्मों से भरा हुआ था, लिबास खून आलूद और बिखरे बाल उसकी हालत की गवाही दे रहे थे। बरहान की नजरें जैसे ही उस पर पड़ी, वो एक लम्हे के लिए साकित रह गया। उसकी मरियम इस साल में? मरियम, वो बेख्तियार सरगोशी में बोला, मगर मरियम ने उसे देख लिया। वो झटके से खड़ी हुई, मगर जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, कमजोरी ने उसके वजूद को जकड़ लिया। दुनिया घूमने लगी, उसकी नज़र धुंधाने लगी, और फिर वो बेजान होते फर्श की तरफ झूल गई। मरियम। बरहान ने बिजली की सी तेजी दिखाई, उसे अपनी बाहों में थाम लिया। कोई नर्स, डॉक्टर कोई है? वो ऊंची आवाज में चिल्लाया। नर्सें भागती हुई आई। उन्होंने जल्दी से स्ट्रेचर मंगवाया और मरियम को लेकर इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ी। बरहान एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। मरियम की हालत का सोचकर उसके दिल की धड़कन जैसे बेतरतीब हो गई थी। फिर वो एक गहरा सांस लेते हुए खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि अचानक अस्पताल के दरवाजे से जहान, बलाज और अहमद अंदर दाखिल हुए। बरहान, क्या हुआ? मुराद कैसा है? अहमद ने बेचैनी से पूछा। बरहान ने थकी हुई सांस ली। अभी कुछ मालूम नहीं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसकी हालत नाजुक है। या अल्लाह, मुराद, अहमद ने बेयकीनी से कहा। बलाज ने फौरन सवाल किया, मुराद को अस्पताल कौन लेकर आया? बरहान ने मरियम के इलाज के लिए जाते नर्सों की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, मरियम लाई है उसे। बलाज और जेहान ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। क्या मरियम? हाँ, वो खुद भी शदीद जख्मी है, बरहान ने बताया। ये सुनते ही बलाज का दिल किसी अनजाने खौफ से भर गया। मरियम कहाँ है? इमरजेंसी रूम में। बलाज ने कुछ सुने बगैर तेजी से उस तरफ दौड़ लगा दी। जेहान भी उसके पीछे लपका। मरियम इमरजेंसी बेड पर नीम बेहोशी की हालत में थी। उसका चेहरा जर्द था, बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथों पर खून के धब्बे जमने लगे थे। बलाज की आंखें अपनी बहन को उस हालत में देखकर भर आई। मरियम, वो बेख्तियार बोला। मरियम ने धीरे से आंखें खोली और मध्यम आवाज में कहा, भाई, मुराद को बचा ले। बलाज ने उसका हाथ थामा। तुम ठीक हो जाओ पहले, मुराद भी ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। जेहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। मरियम, तुम्हारी हिम्मत की कसम, मुराद को कुछ नहीं होगा। उसी लम्हे एक नर्स बाहर आई और बलाज के पास आकर बोली, मैम का काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है, इन्हें पैनिक अटैक हुआ और इनके जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशानात हैं। आपको चाहिए कि इनके कपड़े मंगवा ले ताकि इन्हें आरामदेह लिबास दिया जा सके।
बलाज ने फौरन जहान की तरफ देखा। तुम सुल्तान हवेली जाओ, मम्मा को बताओ कि मरियम के कपड़े लेकर भिजवा दे और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करो। जहान ने इस बात में सर हिलाया और जल्दी से बाहर निकल गया। इधर अहमद और बरान एक दूसरे को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन दोनों के चेहरे से वाज़ेह था कि वो कितना परेशान है। चंद मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और एक डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर, मुराद कैसा है? फरहान फौरन आगे बढ़ा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और संजीदगी से कहा, देखिए, हम आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते। मुराद की हालत बहुत क्रिटिकल है। गोली दिल के बिल्कुल करीब लगी है और एक कंधे पर भी जख्म आया। हमें फौरन मजीद खून का इंतजाम करना होगा। लेकिन क्या वो खतरे से बाहर है? अहमद ने बेचैनी से पूछा। डॉक्टर ने धीरे से सर हिलाया। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, हमें दुआ करनी होगी, कुछ भी हो सकता है। ये कहकर डॉक्टर वापस ऑपरेशन थिएटर में चला गया। बरहान और अहमद ने एक दूसरे को देखा। बरहान ने सर झुकाया। या अल्लाह, ये क्या होने वाला है? अहमद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत रखो बरहान, कुछ नहीं होगा। मुराद बहुत मजबूत है। बरहान ने गहरी सांस ली, मगर उसका दिल अब भी किसी अनहोनी के खदशे से कांप रहा था। हुआ तो ये वैसे गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुराद, अगर मुराद को कुछ हो गया, उधर से हातिम को ब्लड कैंसर डायग्नोज हो गया और इधर से मुराद इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में चला गया, उधर से महापारा गिर गई है, दिल रुक गया उसका। तो यार ये चल क्या रहा है? खैर हो, कोई मरे ना। और फिर स्टार्टिंग में हमने देखा है कि मरियम, मेरा ख्याल, छत से उसको कोई धक्का देता है, वो वाला भी तो सीन होता ही है ना। तो ये अभी सस्पेंस है। और हाँ, अभी तो वो उसका ज़ैनब का भी पता नहीं चला। ज़ैनब को मेरा ख्याल बचाने पहुंच जाता है वो जैन। तो क्या क्या बनेगा यार इसका सारे सिनेरियो का? मुराद बेचारा, मुराद अच्छा था यार, इतना बुरा नहीं था, उसको कुछ हो ना जाए। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसके अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।